अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरफान बशीर मलिक है और मैं लगभग 22 साल से टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से वाबस्ता हूँ। मैं एलाइड कंसल्टेंट्स में एज अ पार्टनर काम करता हूँ। एलाइड कंसल्टेंट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है कि जो कि सही मानों में एक एम्प्लॉई ओन्ड सेटअप है। आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वो है वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे और बहसीत डेवलपर आपको इस टेक्नोलॉजी या इस टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे। वेब 3.0 को समझने के लिए ये माइंड मैप अपने सामने रखें। आप जब नेट के ऊपर वेब 3.0 के हवाले से कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज सामने नज़र आती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी, वॉलेट्स, सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्सेस, एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं किसी एक टेक्नोलॉजी को पिन पॉइंट करूं कि जो कि वाकई में वेब 3.0 के लिए एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी की हैसियत रखती है या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की हैसियत रखती है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर डेटा की ओनरशिप और आइडेंटिटी की ओनरशिप। और हम अपने सेशंस के अंदर ज़्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस करेंगे। मैं मेटावर्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमेंटिक वेब, इनमें से किसी चीज़ को नहीं टच करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में आज की तारीख में बहुत सारे मेटावर्सेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्रूली इन देयर ट्रू सेंस वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसलिए वो वेब 3.0 की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। सो अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि वेब 3.0 है क्या, वेब 3.0 के फंडामेंटल्स क्या हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी या प्राइवेसी ऑफ डेटा, तो फिर हमें बाकी सब आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब हम ये कहते हैं कि जी डिसेंट्रलाइजेशन, वेब 3.0 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ऐसे इंटरनेट का ख्वाब है कि जो कि जिस इंटरनेट के अंदर आ, अगर मैं कोई सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे फेसबुक, राइट, तो फेसबुक की फेसबुक को इस्तेमाल करने या फेसबुक की ओनरशिप में मेरा भी उतना ही इख्तियार है जितना मार्क ज़करबर्ग का। यानी कि एक ऐसी फेक फेसबुक या एक ऐसा ट्विटर या एक ऐसा इंस्टाग्राम या एक ऐसा टिकटॉक के जिसके अंदर यूजर्स ही उस प्लेटफॉर्म को ओन भी करते हों, कोई एक सेंट्रल एंटिटी उसको ओन ना करे। So basically, the concept of decentralization means that it's an internet which is controlled by many millions of devices linked in an open network. No one actor owns it, no one actor can control it, and no one actor can switch it off. इसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। So what are the key enablers of decentralized web? ये कुछ टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, हमने इनका नाम सुना हुआ है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। जब आप कोई टॉरेंट से कोई मूवी डाउनलोड करते हैं या कोई फाइल शेयरिंग करते हैं तो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है जिसके अंदर कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टॉरेंट से कोई मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ तो बेसिकली जो पीयर्स हैं या नोड्स हैं वो डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क की दूसरी खसूसियत ये होती है कि उसके अंदर तमाम के तमाम रोल्स इक्वल होते हैं, यानी कि तमाम के तमाम जो नोड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं वो एक ही रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दूसरा की एनेबलर डिसेंट्रलाइज वेब का एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स। लेजर आपको पता है खाते को कहते हैं, हिसाब किताब का खाता, इन्वेंट्री का खाता। बैंकिंग की टर्म में डेबिट क्रेडिट और इस सारी चीज़ को लेजर कहा जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर से मुराद वो कॉन्सेप्ट है कि जिसके जिसके ज़रिए आपके डेटा को
मल्टीपल नोड्स के अंदर सेव किया जाता है, यानी कि आपका जो सिस्टम है या जो डेटा है वो इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल नोड्स। कोई एक नोड जो है वो आपके सिस्टम को नहीं चला रहा होता, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चल रहा है। दूसरा खसूसियत, दूसरी फंडामेंटल खसूसियत डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स की ये होती है कि वहाँ पर डेटा जो है वो रिडंडेंट फॉर्म में पड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नोड डाउन हो जाए और एक नोड के अंदर कॉपी करप्ट हो जाए मेरे डेटा की या मेरे लेजर की, तो कोई दूसरी नोड जो है वो मुझे डेटा या वो जो लेजर है वो वापस कर सकती है। तीसरी खसूसियत ऑब्वियसली सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी आप लोग जानते हैं, अगर आप डेवलपर हैं, कि क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू हम डेटा को इस लिहाज से सिक्योर कर सकते हैं कि कोई आ, कि मेरा डेटा को सिवाय मेरी परमिशन के कोई और ना देख सके। चौथी चीज़ कंसेंसस है। जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है तो उसके अंदर एक सोचने की बात ये होती है कि वो सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो कैसे किसी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हों। उसके लिए मुख्तलिफ कंसेंसस एल्गोरिदम्स हैं। इंशाल्लाह जब हम ब्लॉकचेन्स की डिटेल जानने की कोशिश करेंगे तो शायद कंसेंसस एल्गोरिदम्स को भी थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करें। फिर तीसरा की एनेबलर जो है वो ब्लॉकचेन्स हैं। ब्लॉकचेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, roughly they are the same thing. The only difference being कि blockchain is a type of a distributed ledger. फर्क सिर्फ इतना होता है कि ब्लॉकचेन्स के अंदर जो डेटा है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में इन अ चेन स्टोर किया जाता है। अगर आप डेवलपर हैं तो इसको ऐसे समझें जैसे एक अपेंड ओनली लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट के अंदर एक ब्लॉक ऑफ डेटा दूसरे ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ लिंक होता है, राइट। और अगर हम ये कहें कि एक अपेंड ओनली लिंक लिस्ट है, यानी कि उसमें आप सिर्फ आखिरी नोड में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो बेसिकली ब्लॉकचेन की एक बड़ी ट्रिवियल सी डेफिनेशन। ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी समझने के लिए ये ज़हन में रखें कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। और एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन में फ़र्क ये है कि ब्लॉकचेन इज एन अपेंड ओनली चेन, वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर उसके अंदर डेटा ज़रूरी नहीं कि एक चेन की फॉर्म में पड़ा हो। आखिरी बात जो यहाँ पर ज़रूर मैं बताना ज़रूरी समझूंगा वो ये है कि नॉट ऑल ब्लॉकचेन्स आर प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड। इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, सेकंड फंडामेंटल जो वेब 3.0 का हमने डिस्कस किया था वो था सिक्योरिटी, या मैं कहूँगा कि प्राइवेसी ऑफ डेटा एंड आइडेंटिटी। तो जैसे मैंने फेसबुक या टिकटॉक की मिसाल दी, आ, आज की तारीख में मेरा जो डेटा फेसबुक पे पड़ा हुआ है उसको मैं एक्सेस तो करता हूँ, लेकिन मैं ओन नहीं करता। ओन उसको मार्क जकरबर्ग या फेसबुक ही करता है। इसका मतलब ये है कि मेरी आइडेंटिटी और मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर फेसबुक का सर्वर हैक हो जाए, राइट। तो in a in a in an ideal web 3.0 configuration, the user should be the owner of the data and identity. और वो कैसे इनेबल होता है ये सारा कुछ, अगेन क्रिप्टोग्राफी के वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ चुके हैं, हम उनसे फेमिलियर हैं। फॉर इंस्टेंस सिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के जिसके अंदर डेटा जो है सेंडर और रिसीवर के दरमियान पब्लिक कीज के सेम एक ही की के थ्रू पास होता है। दूसरा क्रिप्टोग्राफी की टाइप होती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर एक तरफ पब्लिक की होती है और एक तरफ प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की से इनक्रिप्ट होता है, पब्लिक की से डिक्रिप्ट होता है। इसी के अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स भी आ जाते हैं। और तीसरी इसकी टाइप होती है हैश फंक्शंस। हैश फंक्शंस की खसूसियत होती है कि गिवन वन टाइप ऑफ इनपुट इट विल ऑलवेज जनरेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आउटपुट। अगर आप डेवलपर हैं अगेन तो आपको हैश फंक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। सो इस सारी सिक्योरिटी पैराडाइम की कुछ एप्लीकेशंस हम अपने सामने ऑलरेडी देखते हैं। जितने भी आपकी डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके अंदर ये क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपके सामने आपको नज़र आएंगे। आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भेजते हैं, या इवन फॉर दैट मैटर अगर आप देखें कि आप वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं HTTPS पर, तो इनिशियल आपका हैंडशेक जो होता है वो प्राइवेट की के थ्रू होता है सर्वर
की प्राइवेट की से डेटा इनक्रिप्ट होता है, फिर सर्वर का एक पब्लिक की आपके ब्राउज़र में एज अ सर्टिफिकेट इंस्टॉल होती है, राइट। तो फिर वो सर्वर जो है अपनी प्राइवेट की और इधर जो सर्टिफिकेट है पब्लिक की, उसके थ्रू इनिशियल हैंडशेक होता है, और फिर बाद में जब इनिशियल हैंडशेक हो जाता है तो एक्चुअल कम्युनिकेशन दोनों के दरमियान पब्लिक कीज या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। Last but not the least, digital wallets. There is this new phenomena of digital wallets कि जो कि इस सिक्योरिटी पैराडाइम से इनेबल होता है। डिजिटल वॉलेट्स की जी दो मेन टाइप्स हैं। कुछ फ्री वेब 3.0 डिजिटल वॉलेट्स जिनको सेंट्रलाइज्ड डिजिटल वॉलेट्स भी कहते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने गूगल पे, एप्पल पे या पेपैल वगैरह के थ्रू अपनी मोबाइल ऐप से खरीदारी की है तो ये सारे वो डिजिटल वॉलेट्स हैं जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल वॉलेट कहलाते हैं। अब वेब 3.0 के अंदर कुछ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं जो कि ज़्यादा मशहूर हैं और जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में कुछ सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं और कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स के अंदर मेटामास्क एक बहुत मशहूर ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो कि क्रोम, ब्रेव या माइक्रोसॉफ्ट एज या ओपरा वगैरह में इंस्टॉल हो जाती है। दूसरा है कॉइन बेस या आपका माई ईथर वॉलेट। ये वो एक्सचेंजेस है कि जहाँ पर आप उन एक्सचेंजेस के अंदर अवेलेबल वॉलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की दो मेन टाइप्स हैं, एक कस्टोडियल और एक नॉन कस्टोडियल। नॉन कस्टोडियल से मुराद ये है कि जिसको मैं खुद ओन कर रहा हूँ, मैंने उसकी कस्टडी किसी थर्ड पार्टी को नहीं पकड़ाई हुई। सो अगर मैं कॉइन बेस वाला वॉलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये कस्टोडियल वॉलेट है, क्योंकि उसकी कस्टडी, मेरे वॉलेट की कस्टडी जो है वो कॉइन बेस के पास है। इसी तरीके से एक और टाइप है सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की जो कि कोल्ड और हॉट स्टोरेज वॉलेट्स हैं। कोल्ड स्टोरेज का मुराद ये है कि वो वॉलेट्स आपके ऑफलाइन भी चलते हैं। फिर कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स में ट्रेजर और लेजर हैं। ये डिवाइसेस होती हैं यूएसबी टाइप के जो कि आपके सिस्टम के साथ लग जाती हैं एंड बेसिकली enables द वॉलेट फंक्शनैलिटी फॉर यू। तो मैं अगर रिकैप कर दूं कि ये जो वॉलेट्स हैं ये क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर इसका माइंड मैप देखें तो बेसिकली नए डिजिटल वॉलेट्स जो हैं विच आर enabled बाय क्रिप्टोग्राफी एंड विच हैव डिसेंट्रलाइज्ड आउटलुक, वो they can connect to different social media platforms, they can connect to different blockchains like Ethereum, Bitcoin, etc., right? They provide you with data ownership and identity ownership. ये वो one of the fundamental characteristic थी हमने देखी वेब 3.0 की, के डेटा और आइडेंटिटी की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो ये वॉलेट्स जो हैं वो ये डेटा और आइडेंटिटी की ओनरशिप आपको प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़ ये जो एनेबल करते हैं वो है पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग या डिजिटल करेंसी की होल्डिंग। पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई टोकन है या मेरे पास कोई कॉइन है या इवन फॉर दैट मैटर मैं कोई फाइल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं वो पीयर टू पीयर जस्ट लाइक टॉरेंट के थ्रू मूवीज आपस में शेयर होती है, इसी तरीके से इन डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंटिटी इंफॉर्मेशन, फाइल्स, डेटा, टोकन्स शेयर हो सकते हैं। अच्छा, इस सारे लैंडस्केप में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वॉलेट है वो है मेटामास्क। जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि मेटामास्क एक नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर वॉलेट है और ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बना हुआ है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है वो ऑब्वियसली प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है, विच मीन्स के इसके अंदर एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की इनका पेयर होता है। ये चीज़ जहन में रखें बिकॉज इसी की बेस के ऊपर हम आगे से मेटामास्क को और ज़्यादा समझेंगे और मेटामास्क की प्रोग्रामिंग को भी समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि मेटामास्क बना कैसे है एंड हाउ इट इंश्योर्स डेटा एंड आइडेंटिटी की ओनरशिप। आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेटामास्क को थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।